अमीरों का माल लूटना और गरीबों में बांटने का जिक्र हो तो रॉबिन हुड याद आता है, जो अपने साथियों समेत ब्रिटेन के काउंटी नॉटिंघमशायर में शेरवुड के जंगलों में रहता था। वो एक आम नागरिक था, लेकिन नॉटिंघम के एक साहूकार ने उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती से छीन ली। इसकी वजह से वो डकैती करने लगा था। इसके बारे में कई नॉवेल्स लिखे गए हैं और बहुत सी फिल्में बनी, मगर फिर भी इसके बारे में ये संशय है कि वो वास्तविक जीवन में था भी या नहीं। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में अपने भारत देश के एक रियल लाइफ रॉबिन हुड से रूबरू कराएंगे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमीरों को लूटता था और गरीबों की मदद करता था। दोस्तों, इस शख्स का नाम था सुल्ताना डाकू। इसे आज से 99 साल पहले 7 जुलाई 1924 को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। सुल्ताना डाकू का पूरा वास्तविक जीवन आज के ज़माने की गैंगस्टर पर आधारित ब्लॉकबस्टर फिल्मों की तरह था। सुल्ताना डाकू के जीवन पर कई अलग अलग भाषाओं में किताबें लिखी गई है। आपको बता दें कि सुल्ताना डाकू की जीवन पर सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं तो हॉलीवुड और टॉलीवुड में भी फिल्में बन चुकी हैं। उन फिल्मों का नाम भी हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना। सुल्ताना डाकू के धर्म के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वो मुसलमान था, जबकि कुछ इतिहासकारों ने उसे हिंदू धर्म का मानने वाला बताया है, क्योंकि वो भातो समुदाय से था और ये समुदाय हिंदू धर्म को मानने वाला था। सुल्ताना शुरुआत में छोटी छोटी चोरी करता था। उर्दू के पहले जासूसी उपन्यासकार और अपने ज़माने के मशहूर पुलिस अधिकारी जफ़र उमर इसे एक बार गिरफ्तार करने में कामयाब हुए थे, जिस पर उन्हें 5,000 रुपये का इनाम मिला था। उस समय सुल्ताना पर चोरी के अलावा हत्या का कोई आरोप नहीं था, इसलिए उसे सिर्फ 4 साल जेल की कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। जफ़र उमर ने उसकी गिरफ्तारी पर मिलने वाले रुपए अपने सिपाहियों और स्थानिक लोगों में बांट दिए थे। इसके बाद जफ़र उमर ने उर्दू में कई जासूसी नॉवेल लिखे, जिनमें पहला नॉवेल नीली छतरी था और इसकी कहानी का मुख्य पात्र सुल्ताना डाकू ही था। रिहाई के बाद सुल्ताना ने अपने गिरोह को फिर से इकट्ठा किया और अपने भरोसेमंद मुखबिरों का जाल बिछाकर लूटना शुरू कर दिया। उसे अपने मुखबिरों के जरिए मालदार लोगों की खबर मिलती। सुल्ताना हर डकैती की योजना बड़े ध्यान के साथ बनाता और हमेशा कामयाब लौटता। उस ज़माने के मशहूर शिकारी जिम कार्बेट ने भी अपने कई लेखों में सुल्ताना के बारे में लिखा है। जफ़र उमर के अनुसार सुल्ताना डाकू बड़ा लीडर होकर डकैती डालता था और हमेशा पहले से लोगों को सूचित कर देता कि श्रीमान, हम आपके यहाँ पधारने वाले हैं। डकैती के दौरान वो खून बहाने से जहाँ तक हो सकता बचने का प्रयास करता, लेकिन अगर कोई विरोध करता और उसे या उसके साथियों की जान लेने की कोशिश करता तो वो उनकी हत्या करने से भी परहेज नहीं करता। ये भी मशहूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी वो हत्या करता उनके हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता। अमीर साहूकारों और गरीबों के हाथों पीड़ित गरीब जनता उसकी लंबी आयु की दुआएं मांगती और वो भी जिस क्षेत्र से माल लूटता वही के ज़रूरतमंदों में बंटवा देता था।
सुल्ताना की डकैती और आतंक का ये सिलसिला कई साल तक जारी रहा। उस वक्त भारत में अंग्रेज़ों की सरकार थी। पहले तो उन्होंने भारतीय पुलिस के ज़रिए सुल्ताना को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर सुल्ताना के मुखबिर और गरीब देहातियों की मदद की वजह से वो अपने इरादों में कामयाब ना हो सके। अंत में अंग्रेज़ों ने सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटेन से फ्रेडी यंग नामक एक तजुर्बेकार अंग्रेज़ पुलिस अधिकारियों को भारत बुलाने का फैसला किया। फ्रेडी यंग ने भारत पहुंचकर सुल्ताना की सभी वारदातों का विस्तार से अध्ययन किया और उन घटनाओं की विस्तृत जानकारी जमा की जब सुल्ताना और उसके गिरोह के सदस्य पुलिस के हाथों गिरफ्तारी से साफ बच निकले थे। फ्रेडी यंग को ये निष्कर्ष निकालने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि सुल्ताना की कामयाबी का राज उसके मुखबिरों का जाल है, जो पुलिस विभाग तक फैला हुआ है। वो ये भी जान गया कि मनोहर लाल नामक एक पुलिस अधिकारी सुल्ताना का खास आदमी है, जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की हर कोशिश की खबर को उस तक पहुंचाता है और इससे पहले कि पुलिस उसके ठिकाने तक पहुंचती वो अपना बचाव कर लेता है। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी होशियारी से योजना बनाई। सबसे पहले तो उसने मनोहर लाल का ट्रांसफ़र दूर इलाके में कर दिया। फिर उस इलाके के बुजुर्गों की मदद से सुल्ताना के एक विश्वसनीय व्यक्ति मुंशी अब्दुल रज्जाक को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गया। सुल्ताना मुंशी अब्दुल रज्जाक पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता था। फ्रेडी यंग ने मुंशी अब्दुल रज्जाक की सूचना की बुनियाद पर सुल्ताना के चारों तरफ से घेरा तंग करना शुरू कर दिया। मुंशी अब्दुल रज्जाक एक तरफ सुल्ताना से संपर्क में था और दूसरी तरफ उसकी हर हरकत की सूचना फ्रेडी यंग तक पहुंचा रहा था। एक दिन मुंशी ने सुल्ताना को एक ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पुलिस पहले से ही छुपी हुई थी। सुल्ताना जैसे ही मुंशी के बिछाए हुए जाल तक पहुंचा तो सैमुअल पेरिस नामक एक अंग्रेज़ अधिकारी ने उसे अपने साथियों की मदद से काबू कर लिया। सुल्ताना ने पहले फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा, लेकिन एक कांस्टेबल ने उसके पैरों पर राइफल की बट मारकर उसे गिरा दिया और इस तरह सुल्ताना डाकू गिरफ्तार हो गया। फ्रेडी यंग सुल्ताना को गिरफ्तार करके आगरा जेल ले आए, जहां उस पर मुकदमा चला और सुल्ताना समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सज़ा भी सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, लेकिन अमीरों पर इसका खौफ और जनता में इसके आतंक के चर्चे लंबे समय तक जारी रहे। सुल्ताना के बारे में जिम कार्बेट ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस ज़माने में सुल्ताना पर मुकदमा चल रहा था, उस वक्त उसकी दोस्ती फ्रेडी यंग से हो गई। फ्रेडी यंग जो सुल्ताना की गिरफ्तारी की वजह बना था, सुल्ताना की कहानी से इतना प्रभावित हो गया कि उसने सुल्ताना को माफ़ी की अर्ज़ी तैयार करने में मदद दी, लेकिन यह अर्ज़ी रद्द हो गई। सुल्ताना ने फ्रेडी यंग से कहा कि उसके मरने के बाद उसके 7 साल के बेटे को उच्च शिक्षा दिलवाई जाए। फ्रेडी यंग ने सुल्ताना की इच्छा का सम्मान किया और उसकी मौत की सज़ा के बाद उसके बेटे को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सुल्ताना का बेटा भारत वापस आया और ICS का एग्ज़ाम पास करने के बाद पुलिस विभाग का एक उच्च अधिकारी बना और वो इंस्पेक्टर जनरल के पद से रिटायर हुआ।
सुल्ताना अपने जीवन में ही एक काल्पनिक किरदार बन चुका था। जनता उससे प्यार करती और उसके कैरेक्टर की खूबियों ने साहित्यकारों और लेखकों को अपनी तरफ आकर्षित किया और इसके बारे में हॉलीवुड, बॉलीवुड और लॉलीवुड तीनों फिल्मी क्षेत्रों में फिल्में बनी। सुल्ताना के किरदार पर सुजीत सराफ ने द कन्फेक्शन ऑफ सुल्ताना डाकू के नाम से एक उपन्यास भी लिखा है। आम जनता में इसके किस्से कहानियों को देख बॉलीवुड ने इसके जीवन पर सुल्ताना डाकू के नाम से ही फिल्म बनाई और हॉलीवुड में इसके बारे में बनी हुई फिल्म का नाम द लॉन्ग डेविल था, जिसमें सुल्ताना का किरदार जुल ब्रेनर ने निभाया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।